यूपी टेट का एग्जाम 5 साल बाद हुआ और प्रश्नों का नेचर एकदम अनएक्सपेक्टेड था। परिभाषाएं पूछी जाती थी, नहीं पूछी गई। बुक्स और उनके राइटर पूछे जाते थे, नहीं पूछे गए। सिद्धांत और वो सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है पूछा जाता था, नहीं पूछा गया। 2 जुलाई का पेपर, पहले शिफ्ट के पेपर को आज हम लोग लेके बैठे हैं और शिक्षा सारथी पे जो मैंने आपको फ्री में सीडीपी की क्लासेस कराई थी, उन फ्री क्लासेस से कितने सवाल सीडीपी के आप लोग सॉल्व कर सकते थे अगर आपने पढ़ी थी, एक एक करके आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। 2 जुलाई के पहले शिफ्ट का पेपर है, सीडीपी के 30 क्वेश्चन आज मैं लेके बैठा हूं, एक एक करके फोड़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है। सीधा सवाल उन्होंने पूछा, भैया बताओ सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है। तो बहुत सिंपल आंसर था जो मैंने आपको क्लास में भी कराया था, और अगर आपको याद है तो जो टॉपिक 6 की क्लास मैंने कराई थी लर्निंग की, उसमें मैंने आपको पढ़ाया है, और शॉर्ट नोट्स जो मैंने फ्री में दिए थे उसमें भी ये सीधे सीधे लाइन लिखी है, अनुभव एवं अभ्यास से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। और यही सेम लाइन आपको ऑप्शन में दिख रही है, अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। सेम लाइन है, आपने क्लास पढ़ी होती, शॉर्ट नोट्स पढ़े होते, सीधे टिक करके आ सकते थे, पहला सवाल सॉल्व होता हुआ। और अगर आपको नहीं पता है तो आप देखो, टॉपिक 6 की ये क्लास है, इस क्लास में 1:01:55 पे मैंने आपको ये टॉपिक की ये परिभाषा पढ़ाई है। अगर आपने पढ़ी होती तो बहुत आसानी से कर सकते थे। दूसरा सवाल देखते हैं क्या वो सॉल्व हो रहा है। बहुत बढ़िया, कह रहा है यदि कोई किशोर कठिन कार्यों को करने से इंकार कर दे, यदि कोई किशोर बालक कठिन कार्यों को करने से इंकार कर दे तो ये किस चीज को दिखाता है। इंग्लिश में पढ़ देते हैं, एन एडोलेसेंस रिफ्यूजिंग टू अटेम्प्ट डिफिकल्ट टास्क में रिफ्लेक्ट। क्या रिफ्लेक्ट करता है पूछ रहा है, तो बहुत सरल जवाब है इसका, असफलता का भय। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने कुछ समायोजन और समायोजन के कारकों में मैंने आपको पढ़ाया है ये टॉपिक। वहां पे जब प्रेशर क्रिएट होता है, कहीं ना कहीं असफलता का भय होता है, सफलता का भय होता है, इस वजह से ये डर पैदा होता है किशोरों में। ये टॉपिक मैंने कराया है, अगर आपको नहीं पता तो मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखा है आपके लिए कि मैं क्लास में आपको बता सकूं मैंने कहां से कराया। अगर आप वहां पे पढ़ोगे तो मैंने उस क्लास में देखोगे मैंने बताया है टॉपिक 8 में, जहां पे मोटिवेशन वाला टॉपिक है, उसमें भी अगर आप देखोगे टॉपिक 8 जो क्लास टॉपिक 8 वाली क्लास है, वहां पे आप देखना मैंने आपको कराया है कि मैक्लीलैंड की उपलब्धि मांग सिद्धांत क्या बताता है कि चुनौतीपूर्ण एवं कठिन कार्यों में सफलता प्राप्त करने और उत्कृष्टता हासिल करने की इच्छा को क्या कहा जाता है, मोटिवेशन। अगर कोई व्यक्ति कठिन कार्य और उपलब्धियां हासिल करना चाहता है तो वो मोटिवेशन की वजह से कर रहा है, लेकिन यदि कोई कठिन कार्यों को करने से इंकार करता है तो यह दर्शाता है कि उपलब्धि की मांग का अभाव है, मतलब असफलता से वो डरता है। तो ये वहां से भी आप ये सवाल सॉल्व कर सकते थे, या फिर आप समायोजन वाला जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, प्रेशर वाला टॉपिक, वहां पे भी मैंने आपको समझाया था कि कई बार डर होता है जिस वजह से व्यक्ति जो बालक है वो काम करने से डरता है। तो ये दूसरा सवाल भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल सॉल्व हो रहा है या नहीं। तो ये देखो क्लास में भी आप देखोगे तो मैंने पढ़ाया है, ये वो वही क्लास वीडियो की स्लाइड है, ये वीडियो की स्लाइड मैंने लगाई है, आप देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे भी उपलब्धि मांग प्रेरणा वाला सिद्धांत, ये भी, इन दोनों से आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। समझदारी से सवाल सॉल्व होता, डायरेक्ट फैक्ट नहीं पूछा है ये, समझदारी से सॉल्व हो गए सवाल। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था, कह रहा अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, एडॉप्टेड टीचिंग लर्निंग मटेरियल और रिक्वायर्ड बिकॉज, कह रहा है टीचिंग लर्निंग मटेरियल की आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल की, वो भी अनुकूलित, एडॉप्टेड। क्यों जरूरी है, क्योंकि भैया समावेशन मानकों को कम करता है। गलत, सभी शिक्षार्थी एक समान तरीके से सीखते हैं, नहीं, सब अलग अलग तरीके से सीखते हैं, मैंने आपको बताया था। और परीक्षाओं में एक रूपता की आवश्यकता होती नहीं, आंसर है शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं, यानी जो बालक हैं वो भिन्न हैं, इसीलिए समावेशी शिक्षा वाला आपको टॉपिक मैंने पढ़ाया था। अगर आप पढ़ो, आपने वहां पे देखा है तो बहुत इजी तरीके से सवाल सॉल्व हो, 2 जगह से सॉल्व हो रहे हैं सवाल। कहां से, बहुत सिंपल। अगर आपने टॉपिक 4 पढ़ा है जहां पे मैंने आपको व्यक्तिगत विभिन्नता पढ़ाया था, वहां से सवाल सॉल्व हो रहा है। और अगर आपने शिक्षण सामग्री जहां पे मैंने पढ़ाई थी, जहां पे यूडीएल पढ़ाया था, ये देखो स्क्रीनशॉट उसका, यहां पे मैंने बताया था कि पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ और उपयोगी होनी चाहिए।
तरीके अलग अलग होने चाहिए, विविध तरीके होने चाहिए, विविध तरीकों से प्रस्तुति की जानी चाहिए, यानी हर बार तरीके अलग होने चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल अलग अलग होना चाहिए। ये देखो कई बार पेन का यूज हो रहा है, ऑडियो विजुअल सामग्री का यूज हो रहा है, ये मैंने आपको बताया है क्लास में। और अगर आपको नहीं याद है तो आपने अगर व्यक्तिक विभिन्नता में डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट पढ़ा है, विभेदित अनुदेशन, जहां पे मैंने बताया है कि विभिन्न पृष्ठभूमि वाले छात्र अधिगम को समृद्ध बनाते हैं, यानी जो भी विद्यार्थी आ रहे हैं वो अलग अलग पृष्ठभूमि से आ रहे हैं। तो ये तीसरा सवाल भी अगर आपने क्लास पढ़ी थी तो बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस करके सॉल्व कर सकते थे, आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता था। अगला सवाल देखो मैंने लिखा है टॉपिक 4 और शिक्षण सामग्री वाला, 2 टॉपिक से सॉल्व हो रहा है। अगला देखते हैं, कह रहा है सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से किसको बढ़ावा देती है? द सुक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग प्राइमरीली प्रमोट, किसको प्रमोट करती है? जो सुकरात का मेथड है वो किसको प्रमोट करता है? सीधा सवाल है, सीधे सीधे आपको नोट्स में देखने को मिलेगा, ये स्लाइड्स में देखने को मिलेगा कि भैया संवाद प्रतिमान की यहां पे बात की जा रही है। मॉडल्स ऑफ टीचिंग में जब आप पढ़ोगे, मैंने पढ़ाया है आपको, क्लास में पढ़ाया है, आप देखोगे संवाद प्रतिमान से सवाल सॉल्व हो रहा है। प्रवर्तक सुकरात रहे, सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अधिगम के लिए प्रश्नोत्तर विधि पर बल दिया जाता है। और बी ऑप्शन क्या कह रहा है? प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना, क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू क्वेश्चनिंग, यानी प्रश्न पूछ के अपनी तार्किक चिंतन को बढ़ाना, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाना। तो ये सुकरात का संवाद प्रतिमान वाले पॉइंट से ये सवाल आसानी से सॉल्व हो सकता था। और इसके लिए मैंने लिख भी दिया है, ये देखो संवाद प्रतिमान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सुकरात माने जाते हैं। सीखने की क्षमता उन्होंने जन्मजात बताई है, प्रश्नोत्तर विधि पे बल देने की बात उन्होंने कही है, और यह भी कहा है कि प्रश्नोत्तर विधि का मतलब यह होता है कि आप कहीं ना कहीं आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे रहे हो। ठीक, तो ये सवाल भी आपका सॉल्व हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं, कोई सॉल्व हो रहा है? चलिए, कह रहा आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत किसका समर्थन करता है? यानी अ टीचिंग मैक्सिम एम्फेसिंग प्रोग्रेशन फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट सपोर्ट। यह सवाल क्या कह रहा है? आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर अगर जोर देना है तो किस सिद्धांत को यहां पे समर्थन किया जाएगा? क्या मौन के सिद्धांत को समर्थन किया जाएगा? नहीं। क्या स्मरण के रटंत विद्या को यहां पे प्रोत्साहन दिया जाएगा? नहीं। क्या दंड को यहां पे समर्थन दिया जाएगा? नहीं। समर्थन किसको दिया जाएगा? संज्ञानात्मक सहारा, कॉग्निटिव स्कैफोल्डिंग का। यानी जब आप सरल से कठिन की ओर जा रहे हो तो आप किसको सहारा दे रहे हो? कॉग्निटिव स्कैफोल्डिंग का। जब आपको मैंने 11 प्रमुख शिक्षण सूत्र बताए थे, वहां पे मैंने आपको बताया था कि सरल से कठिन की ओर जा रहे हो तो पहले सरल वस्तुएं सिखाई जाती हैं, बाद में जटिल टॉपिक आपको सिखाए जाते हैं। यह टॉपिक अगर आपने पढ़ा है तब भी आप इसको कर सकते थे, क्लास में मैंने बताया था। अगर आपने गैने का जो कंडीशन ऑफ लर्निंग वाला पॉइंट मेरे से पढ़ा है, क्लास में फ्री में कराया है यूट्यूब पे, डोंट वरी, परेशान नहीं होना, देखना जाके। वहां पे मैंने आपको बताया है कि उच्च स्तर के अधिगम के लिए निम्न स्तर के अधिगम का ज्ञान आवश्यक होता है, यानी सरल से कठिन की ओर जाने का एक ये भी नियम था। और इसके फोल्डिंग वाले पॉइंट में भी मैंने आपको बताया है कि पहले हिंट दिया जाएगा, इशारे दिए जाएंगे, फिर आधा हल किया जाएगा, फिर प्रश्नों को सरल बनाया जाएगा। इस तरीके से सरल से कठिन की ओर जा रहे हो, यानी उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट दे रहे हो, एक स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हो। तो 3 चैप्टर से ये सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता था। टॉपिक 9 से भी ये सवाल सॉल्व हो रहा है, टॉपिक 7 से भी सवाल सॉल्व कर सकते थे, और टॉपिक 3 से भी ये सवाल सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि ये सवाल सीधे सीधे फैक्ट बेस पे नहीं था, ये सवाल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस पे था। इसीलिए मैंने बोला था कि एग्जाम का नेचर अगर चेंज, और हां, मैंने तो यहां टेस्ट के स्क्रीनशॉट लगाए ही नहीं है, टेस्ट में तो डायरेक्ट लाइंस लिखी हुई हैं जो क्वेश्चंस में आई हैं। जो मैंने 20 टेस्ट कराए हैं, अभी भी टेलीग्राम में पढ़े हैं, आप जाइए डाउनलोड करिए, देखिए, आपको वहां पे एक एक टेस्ट में 70 50 क्वेश्चंस कराए हैं, बहुत आसानी से सवाल सॉल्व हो रहे हैं वहां पे, आप देख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, अगला सवाल भी देखेंगे। अगला सवाल हमारा कह रहा है पठार को निम्न तरीकों से दूर किया जा सकता है, यानी पार किया जा सकता है, प्लेटिव के आगे जाया जा सकता है। प्लेटिव कैन बी ओवरकम बाय
क्या हम पाठ्यक्रम को कम करके पठार को कम करेंगे? गलत, नहीं। क्या हम शिक्षार्थी की उपेक्षा करके करेंगे? नहीं। क्या हम दंड देके पठार को प्लेटिव को कम करेंगे? नहीं। हम कम करेंगे, शिक्षण की रणनीति को बदलेंगे, यानी जो टीचिंग मेथड्स हैं उनमें चेंज लेकर आएंगे। तो हमारा आंसर तो सी हो गया, बट डायरेक्ट कहां से सॉल्व हो रहा था? जो मैंने प्लेटिव वाला चैप्टर कराया है, ये उसका स्क्रीनशॉट लगा है। उस स्क्रीनशॉट में अगर आप देखो, ये देखो लिखा है, पठार को दूर करने के उपाय में शिक्षण की विधि में परिवर्तन करना, शिक्षण की रणनीति में परिवर्तन करना। तो क्या यह सवाल आपका सॉल्व हो गया? आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप में से कितने बच्चों के कितने नंबर सीडीपी में आ रहे हैं, ठीक है, जरूर बताएंगे। तो अब हम ऐसे ही हम लोग चारों पांचों जितने भी पेपर होने ना, पेपर पहले दिन पे दोनों शिफ्ट, दूसरे दिन पे दोनों शिफ्ट, तीसरे दिन पे जो भी शिफ्ट के एग्जाम्स हो रहे हैं, सभी पे 2 सीडीपी के क्वेश्चंस आएंगे। हम लोग ऐसे ही देखेंगे कि कितने सवाल सॉल्व हो रहे हैं, ताकि आपको ये बिलीफ रहे, ये विश्वास रहे कि आप सीडीपी जहां से भी पढ़ रहे हो सही जगह से पढ़ रहे हो। गलत इंफॉर्मेशन मैं खुद चाहूंगा कि आपको ना दूं। अगर कभी कोई गलती होती है तो मैं उसे अगले दिन वीडियो में आके सुधारूंगा भी। मानवीय भूल होती है, मानवीय गलतियां होती हैं, ह्यूमन है हम भी, है ना, तो गलतियां हो सकती हैं, लेकिन प्रयास यही रहेगा कि त्रुटियां कम से कम रहें। अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं क्या हैं? जब हम इंक्लूसिव स्कूल्स के एनवायरनमेंट की बात करते हैं, यानी जब हम इंक्लूसिव स्कूल क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं? उसकी विशेषताओं में आते हैं सहभागिता, सहयोग, लचीलापन, सभी के लिए शिक्षा और विविधता का सम्मान। तो जरा आप देखो यहां पे ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन, सम्मान और सहभागिता। क्लियर हो रहा है ये सवाल? समझ में आया? एक एक सवाल फोड़ेंगे, गर्दा उड़ा के छोड़ेंगे दोस्तों, छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, अगले सवाल पे पहुंचते हैं। अगला सवाल देखो, इसको हमने 2 जगह पे कराया है। अगर आप वहां पे इंक्लूसिव एजुकेशन वाला चैप्टर आपने मुझसे पढ़ा है तो पहले बात तो यहां से इस स्लाइड से भी सॉल्व हो जाएगा। आप इससे भी समावेशन बनाम अलगाव, इंक्लूजन वर्सेस सेग्रीगेशन वाले टॉपिक से भी सॉल्व कर सकते थे। यहां पे भी मैंने आपको ये टॉपिक कराया है, देखो सहभागिता, सहयोग, लचीलापन, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है। चलिए अगला सवाल हमारा कह रहा है, आशुबेल के अनुसार सीखने में विफलता कब हो सकती है? सीखने में विफलता तब होती है जब विद्यार्थी जब शिक्षण विधियां हैं या जो टीचर है पूर्व ज्ञान की अनदेखी कर दे। तो भैया होमवर्क बढ़ा दोगे तो क्या सीखना विफल हो जाएगा? नहीं। आप प्रतिस्पर्धा बढ़ा दोगे तो क्या सीखना विफल हो जाएगा? नहीं। आप परीक्षाएं कम कर दोगे तो क्या सीखना विफल हो जाएगा? नहीं। अगर आपने बच्चों को सिखाते समय उसके पूर्व ज्ञान से नहीं जोड़ा तब सीखना विफल हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसको हमने कहां पे कराया है? मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी जो आशुबेल की है। मैंने कहा था हो सकता है डायरेक्ट पूछे, लेकिन आया ही नहीं सवालों में, तो अब पूछा ही नहीं गया कि यह थ्योरी किसकी है, यह परिभाषा किसकी है, यह बुक किसकी है। कॉन्सेप्ट पे सवाल आए हैं। मतलब यूपी टेट का एग्जाम 5 साल बाद हुआ है और नेचर डिफरेंट है। मतलब आप देखो, पहले नहीं होता था ऐसा पेपर, डायरेक्ट पूछते थे कि बताओ ये बुक किसकी है, ये परिभाषा किसकी है, ये सिद्धांत किसका है, किस वर्ष से किस वर्ष के बच्चों को ये लक्षण पाए जाते हैं। सीधे फैक्ट पूछता था। नहीं पूछा इस बार। हो सकता है पेपर 1 में पूछे आगे, ये तो पेपर 2 है तो थोड़ा कॉन्सेप्ट ज्यादा भी है, समझ सकते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे शिक्षण पूर्व ज्ञान की जो मैंने बात करी है, यहां पे आप मीनिंगफुल लर्निंग की जब मैंने आपको पढ़ाया तो वहां पे आपको मैं दिखा देता हूं। ये देखिए लिखा है, विषय वस्तु को समझकर तथा पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखने की प्रक्रिया है। ये आशुबेल वाले टॉपिक में हमने बहुत डीप में समझा था, क्लास में वीडियो में समझा हुआ है ऑलरेडी। आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा वहां पे। अच्छा, और मैंने आपसे बोला भी था, आप में से बहुत बच्चे कहेंगे कि ये सॉल्ट नोट्स में तो नहीं दिखा। मैंने क्या बोला था? क्लासेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन शॉर्ट नोट्स। क्यों? क्योंकि इन्हीं क्लासेस को जो मैंने बहुत डीप में कराई हैं, इन्हीं क्लासेस को बहुत सॉल्ट में करके शॉर्ट नोट्स दिया है। तो अगर आप क्लासेस को बार बार रिवाइज कर लोगे तो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। सीटेट के लिए भी हम आप लोगों के लिए प्लान कर रहे हैं, बहुत प्यारा प्लान है। तो आप में से कमेंट करके जरूर बताओ कि कौन बच्चे हमारे साथ सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं। तो बहुत बढ़िया सरप्राइज मैं उनके लिए लेकर आऊंगा, 5 तारीख को रिवील करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको जुड़े रहना है और सभी दोस्तों तक पहुंचा दो। इतना तो कर ही सकते हो यार आप लोग, की नहीं करोगे? कर देना यार, इतना तो कर ही सकते हो। तो ये देखो वही पॉइंट है, सार्थक अधिगम सिद्धांत मीनिंगफुल लर्निंग वाला, वहां से आप कर सकते थे। इसमें लिखा है कि मीनिंगफुल लर्निंग तब होती है जब विषय वस्तु को समझकर विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से जोड़कर सिखाया जाता है। ठीक है,
रटंत अधिगम का कड़ा विरोध भी किया था आशुबेल ने। तो ये वही पॉइंट है, मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी स्लाइड में लिखा है, और ये सारी स्लाइडें मैं टेलीग्राम पे एक एक करके अपलोड कर दूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, कह रहा है थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सीमित है, क्योंकि मतलब कह रहा है थॉर्नडाइक का जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है ये लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है, कहां पे लिमिटेड है? वो लिमिटेड है क्योंकि ये कॉग्निशन को इग्नोर करता है, संज्ञान की उपेक्षा करता है। क्यों संज्ञान की उपेक्षा करता है, आइए समझते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो व्यवहारवाद वाला पॉइंट, बिहेवियरिज्म वाला पॉइंट पढ़ा है, तो वहां पे मैंने आपको बताया है कि जो जैसे व्यवहारवाद में कौन आते हैं, ये देखो थॉर्नडाइक आते हैं कि नहीं आते हैं? व्यवहारवाद में थॉर्नडाइक आते हैं, और व्यवहारवाद वाले पॉइंट में ही मैंने आपको बताया था कि जो व्यवहारवाद है ये केवल व्यवहार को देखा और मापा और प्रयोग द्वारा अध्ययन किया जा सकता है। ये अमूर्त, चेतना, अदृश्य, इनका अध्ययन कहता है संभव नहीं है। तो जब वो अमूर्त विषयों पे, चेतना पे, दर्शन पे, इनको कहता है कि इनका अध्ययन संभव नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कह रहा है कि हम संज्ञान को नहीं मानते हैं, यानी हम अमूर्त, चेतना और अदृश्य चीजों को नहीं मानते हैं। तो ये वहां से सॉल्व हो रहा है, कंफ्यूज मत हो। ये देखो लिखा है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, लिखा है कि थॉर्नडाइक एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, बताया है मैंने, और प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है वो एसआर बॉन्ड जो पढ़ा था हम लोगों ने ना, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स वाला पॉइंट याद होगा आपको, उसके बीच यांत्रिक संबंध स्थापित करने की बात करता है। और आपको मैंने बताया है जो बिहेवियरिज्म वाले वैज्ञानिक हैं वो केवल मूर्त और बाह्य व्यवहार को मानते हैं, बाहर के व्यवहार को, वो चेतना और अमूर्त प्रक्रियाओं को स्वीकार नहीं करते हैं, अस्वीकार करते हैं। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। इसी में ये पॉइंट आता है, यहीं से आप समझोगे कि सीखना एक यांत्रिक प्रक्रिया है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना यांत्रिक प्रक्रिया है, क्योंकि ट्रायल एंड एरर, बार बार ट्राई किया जा रहा है और बार बार गलतियां हो रही हैं। ट्रायल एंड एरर से गलतियों को कम किया जा रहा है, कॉग्निशन का कोई यूज नहीं देखने को मिला। क्यों? आपको याद है, अगर प्रयास एवं त्रुटि वाला जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक का, वहां पे मैंने आपको बताया था कि ट्रायल एंड एरर बार बार हो रहा है, बार बार ट्रायल एंड एरर हो रहा है, दिमाग नहीं लगाया जा रहा, ट्राई करो एरर करो, ट्राई करो एरर करो, गलती पहले करो, फिर मतलब पहले करो, ट्राई करो, फिर गलती करो, उसके थ्रू चीजें सीखी जा रही थी। संज्ञान का यूज नहीं किया जा रहा है, यह ध्यान रखना है। यानी सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो कॉग्निशन की प्रक्रिया है उसको निग्लेक्ट किया गया था। तो वहां से यह सवाल सॉल्व होता हुआ आपको दिखेगा, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे, बट यह सवाल थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। चलिए, कह तो बहुत कुछ रहा है, तो ये वही सूझ अंतर्दृष्टि वाला सिद्धांत, वहां से आप कर सकते थे। ये देखो परीक्षा के लिए आप ये देखो, थॉर्नडाइक का अधिगम जो प्रयास त्रुटि पर आधारित है, और कोहलर का इनसाइट पे, कॉग्निशन पे आधारित है। तो ये वही पॉइंट है, सभी की स्लाइड लगी हुई है। कह रहा है घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है। मैं कह रहा हूं घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम किन बातों को उजागर करता है? क्या नियंत्रण? नहीं। क्या आनुवांशिक निर्धारणवाद? नहीं। क्या केवल अनुकूलन? नहीं। वो पर्यावरणीय कारक की बात करता है, क्योंकि घर और स्कूल जो है ये आनुवांशिक कारकों में नहीं आते, ये बाह्य कारकों में आते हैं, वो भी पर्यावरणीय कारकों में आते हैं, बाह्य वातावरण में आते हैं। अगर आपको पता है तो आप देखो यहां से भी एक सवाल कर सकते थे, जो दूसरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, आप चाहो तो उसी में अधिगम वाले चैप्टर में भी कर सकते थे, जहां पे मैंने आपको ये लिखा है कि ये देखो पारिवारिक और सामाजिक वातावरण अधिगम को बढ़ावा देता है। ये वहां से सवाल थोड़ा सा इन्फ्रेंस करके सॉल्व किया जा सकता था। अब एज इट इज लाइन थोड़ी ना लिख के दे देंगे पेपर वाले, हमसे कहें तुम्हें कैसे पता था ये लाइन आनी है ना? तो एज इट इज लाइन तो मैं भी नहीं लिख सकता था, पेपर में तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन सवाल यहां से सॉल्व किया जा सकता था, पढ़ते तो कर लेते। अगला सवाल 11 नंबर सवाल है कि बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है? क्योंकि विकास जो होता है वूम्ब टू टूम्ब, गर्भ से कब्र तक चलता है, जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है, यानी गर्भ से कब्र तक। सिंपल सवाल है, वन लाइनर सवाल है, ये तो हर बच्चे ने सॉल्व किया होगा, बच्चे ने सवाल सॉल्व किया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो, गर्भ से मृत्यु तक सीधा सवाल सॉल्व हो रहा है स्लाइड से। इसीलिए मैंने क्लासेस को ज्यादा जोर दिया था कि प्लीज आप क्लासेस जरूर अटेंड करो, वो जरूर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में
कौन सी कमजोरी दिखती है? यानी अगर किसी बच्चे में पढ़ने की जो आदत है वो खराब है, नहीं पढ़ता है, तो उसमें कौन सी कमजोरी दिखाई देगी? क्या अंतर्दृष्टि की कमजोरी है, क्या प्रतिवर्त क्रियाओं की कमजोरी है, क्या क्लासिकल कंडीशनिंग की कमजोरी है, या सेल्फ रेगुलेशन की कमजोरी है? तो यहां पे जो कमजोरी बताई गई है वो सेल्फ रेगुलेशन। क्यों? क्योंकि भाई पढ़ने की खराब आदतें उसकी है ना, तो ये अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा है। तो असफल होने के किशोर की कौन सी कमजोरी है? कि वो सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ये कमजोरी है उसमें, कि वो किस पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा है? आत्म नियमन पे। तो आपको पढ़ाया होगा मैंने, संवेगात्मक बुद्धि जब मैंने कराई थी, वहां पे टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था कि जब बच्चा सेल्फ अवेयर है या सेल्फ रेगुलेटेड है, तो अपनी भावनाओं और व्यवहार पे नियंत्रित करने की क्षमता अगर उसमें है, तो उसका अधिगम जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। यहां पे अधिगम कैसे वीक हुआ आपने देखा। चलिए 13 नंबर सवाल कर रहा है, अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों का देर रात तक जागना मुख्य रूप से निम्न में से कौन से कारणों से होने वाली कठिनाइयों का एक उदाहरण है? भैया सवाल कह रहा है, एडोलोसेंट्स से स्टेइंग अवेक लेट ड्यू टू एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एंड इररेगुलर रूटीन इज एन एग्जांपल ऑफ डिफिकल्टीज कॉज्ड मेनली बाय। तो भैया अत्यधिक स्क्रीन टाइम और अनियमित दिनचर्या, क्या यह प्रतिक्रियात्मक कमजोरी है, क्या यह खराब मोटर समन्वय है, या पर्यावरणीय कारक है, या बुद्धि की कमी है? तो रिफ्लेक्स वीकनेस तो है नहीं है, पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन है नहीं, इंटेलिजेंस डेफिसिट से कोई मतलब नहीं, ये पर्यावरणीय कारकों में आता है। मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि नोट्स में मैंने एक चीज आपको, ये मेन जो मैं बुक लिख रहा हूं उसका स्क्रीनशॉट है, तो मैं इसको नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानेंगे हम इसको। बुक का कोई चीज नहीं, जो मैंने आपको दिया है सिर्फ वो काउंट होगा। तो ये बुक का है, और बुक पे मैंने लिखा है कि बच्चों के विचारों एवं व्यवहार पर प्रभाव कौन डालता है? संचार, मास मीडिया। ये बुक में लिखा है, जब मैं बुक रिलीज करूंगा तो सब कुछ वहां पे मिलेगा। बुक में लिखा है कि संचार माध्यम यानी बच्चों के विचारों और व्यवहार पर कौन प्रभाव डालता है? मास मीडिया। और मास मीडिया कौन सा कारक होता है? इन्वायरमेंटल। मास मीडिया कौन सा कारक होता है? इन्वायरमेंटल कारक होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। और इसी का शॉर्ट नोट्स मैंने आपको देखो दिया है कि बाह्य पर्यावरणीय कारकों में संचार माध्यम भी देखो यहां पे लिखा हुआ है, जो कि आपके शॉर्ट नोट्स में दिया है। तो हम इसको भी नहीं मानेंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में तो एक वर्ड लिखा है। तो कहोगे अच्छा एक वर्ड से आप सवाल क्लेम कर रहे हो, नहीं करेंगे, हम करेंगे इसके एक्सप्लेनेशन जो मैंने क्लास में कराया है आपको स्लाइड में, जब मैंने पर्यावरणीय कारक आपको बताए थे, वहां पे एक्सटर्नल फैक्टर में आप देखना, मैंने मास मीडिया वाले पॉइंट में बताया है कि ये विचारों और व्यवहारों पे प्रभाव डालते हैं। आप वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। बल्कि अगर आपने थोड़ा सा मेरी क्लास भी करी होती तो ये सवाल बहुत इजी था, ठीक है। चलिए कह रहा है इक्विटी समानता से अलग है, क्योंकि इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी का मतलब क्या? इक्विटी डिफर फ्रॉम इक्वालिटी बिकॉज इक्विटी मींस जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता, फेयर सपोर्ट बेस्ड ऑन नीड। क्यों फेयर सपोर्ट बेस्ड ऑन नीड का मतलब क्या है? इक्विटी का मतलब, अच्छा पहले ये बता दें कि इसको सॉल्व कहां से किया है। समावेशी शिक्षा जब मैंने पढ़ाई थी, यहां पे देखो इक्वालिटी, ये देखो इक्विटी, सीधे सीधे यहां पे इक्विटी के बारे में मैंने लिखा हुआ है कि प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार उसको सहायता दो, उसको अधिगम दो। तो ये सवाल वहां से सॉल्व हो रहा, बहुत ईजी सवाल था। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? सवाल फोड़े जा रहे हैं। मैंने कहा था ना, आप मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि जिस दिन आप सीडीपी के सवाल देखोगे ना, अगर क्लासेस आपने मेरे से करी हैं, मैंने आपसे कहा था कि आप जिस दिन सीडीपी की क्लासेस देखोगे, अगर आपने टेस्ट भी लगाए हैं तब भी मैंने कहा था कि अगर आप सीडीपी के पेपर को देखोगे ना, आपको लगेगा कि सब कुछ मैं सॉल्व कर सकता हूं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। और अगर कहीं ये डायरेक्ट फैक्ट और स्टेटमेंट वाले सवाल डायरेक्ट पूछते ना कि ये बुक किसकी है, ये किसकी है, तो सीधे सीधे फिर तो मैं स्क्रीनशॉट सीधे दिखाता आपको कि देखो ये यहां से। लेकिन नहीं आया, क्योंकि पेपर थोड़ा सा नेचर डिफरेंट था इस बार, वाकई में मानना पड़ेगा, अच्छा पेपर था। थोड़ा सा आपको अप्लाई करना था अपनी नॉलेज को अप्लाई करके सॉल्व करना था। पेपर अच्छा आया था, और नॉलेज को अप्लाई करने वाले सवाल एक नहीं 10-10 15-15 सवाल, मतलब 10-10 बंदा क्या 30-30 40-40 50-50 सवाल मैंने हर टेस्ट में कराए हैं। 30-30 सवाल 40-40 सवाल हर टेस्ट में। मैंने 20 टेस्ट कराए थे और हर टेस्ट में मैंने 30-30 40-40 सवाल कराए हैं। किए होते फोड़ के आते सीडीपी, 30 में 30 फोड़ के आते। आप अभी देखो और फोड़ेंगे हम लोग, चिंता काहे कर रहे हो बालक, मजा आ रही है। चलिए आगे देखते हैं, सवाल पढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल, आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से
इस प्रकार होती। तो भैया मॉडर्न एजुकेशन में शिक्षक की भूमिका क्या है? क्या शिक्षक की भूमिका परीक्षक की है? नहीं। क्या शिक्षक की भूमिका नियंत्रक की है? नहीं। क्या व्याख्याता की है? नहीं। ना ही वो लेक्चरर है, ना ही वो कंट्रोलर है, ना ही वो एग्जामिनर है, वो एक फैसिलिटेटर है। शिक्षक एक फैसिलिटेटर की भूमिका में है। और ये सवाल मैंने कहां से सॉल्व किया है? जिन बच्चों ने क्लास पढ़ी है तो शिक्षक की भूमिका एज अ फैसिलिटेटर, देख लीजिए सीधे सीधे आपके शब्दों में लिखा हुआ है कि सुगम और सरल भी बनाता है। और भी ध्यान रखना, शिक्षक की भूमिका एक गाइड की भी है। कहीं ऑप्शन में अगर गाइड दिख जाता तो लगा के आते, ऑप्शन में गार्डनर दिख जाता तो लगा के आते। और यहीं पे नहीं रुकेंगे, यहां पे भी मैंने आपको देखो कराया है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की सुविधा, शिक्षक एक सुविधादाता और मार्गदर्शक होता है। तो ये सवाल भी सॉल्व हो गया हमारा। चलें आगे। चलिए, मुझे अच्छा लगा कि कम से कम क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं हमारे नोट से। पहले देखो, ये सिर्फ 2 जुलाई के पहले शिफ्ट का पेपर है। दूसरे शिफ्ट का वीडियो आज शाम तक आपको मैं दे दूंगा, डोंट वरी। सवाल कर रहा है थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना तब प्रभावी ढंग से नहीं होता है जब तक कि सीखने वाला तैयार ना हो। मतलब अगर बच्चा ही तैयार नहीं है तो आप अधिगम को प्रभावी बना ही नहीं सकते हो। तो ये वही लाइन लिखी है कि अकॉर्डिंग टू द थॉर्नडाइक लर्निंग विल नॉट अकर इफेक्टिवली अनलेस द लर्नर इज रेडी। अगर जो बच्चा है, जो शिक्षार्थी है, वही अगर रेडी नहीं है तो जो सीखने वाला है वही रेडी नहीं है, तो प्रभावी अधिगम कैसे होगा? तो ये सवाल कहां से सॉल्व हो रहा था हमारा? तो इसका तो आंसर सी है। तो ये सवाल सॉल्व हो रहा है अधिगम के मुख्य जो नियम थे उनमें जो तत्परता का नियम था, वहां पे मैंने आपको बताया था सीखने के लिए मानसिक शारीरिक तैयारी आवश्यक है। बालक को अपेक्षाकृत जल्दी सीखना है तो तैयार रहना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा, तत्पर रहना पड़ेगा। तो ये थॉर्नडाइक का जो तत्परता का नियम है, वहां से सवाल सॉल्व हो रहा था। डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है, इजी। मतलब ये थे, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था टिक करके आ सकते थे। कह रहा है केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से प्रोत्साहित होता है किससे? मतलब अगर आपको सिर्फ इस चीज की प्रेरणा है, इस चीज का मोटिवेशन है कि मुझे अच्छे अंक मिल जाएंगे, तो ये आंतरिक प्रेरणा हुई कि बाह्य प्रेरणा हुई? इंटरनल मोटिवेशन है या एक्सटर्नल मोटिवेशन है? तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, यानी बाह्य प्रेरणा है। और ये सवाल भी मैंने किया है, आपको कराया है। ये देखिए स्लाइड में, जब मोटिवेशन वाला टॉपिक हमने पढ़ा था तो मोटिवेशन टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि बाहरी प्रेरणा में आप देखोगे कि पुरस्कार, अंक या दंड से बचना है या प्रशंसा लेनी है या अंक अच्छे प्राप्त करने हैं, ये सब बाहरी प्रेरणा में आते हैं। और सवाल में लिखा भी है कि केवल अंकों से प्रेरित, यानी वो नंबर से प्रेरित है, नंबर से वो मोटिवेटेड है, तो ये बाह्य प्रेरणा है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगला सवाल कह रहा है कक्षा में होने वाली बहसें संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती हैं किसके माध्यम से? स्मरण के माध्यम से, मौन के माध्यम से, निष्क्रिय श्रवण के माध्यम से। डायरेक्ट अप्लाई करने वाली नॉलेज है कि जब आप कक्षा में बहस करोगे और बहस से अगर आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना है, संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देना है, तो आप बहस में क्या शांत रहोगे? तो सी ऑप्शन हट गया। क्या स्मरण करोगे बहस में? ए ऑप्शन हट गया। क्या निष्क्रिय रहोगे, बहस करोगे ही नहीं? तो डी ऑप्शन भी हट गया। सिंपल सा बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, संज्ञानात्मक संघर्ष, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। बी हमारा ऑप्शन है। इसको भी हमने आपको क्लास में कराया था, अगर आप देखोगे तो बाल विकास के जो प्रमुख सिद्धांत है वहां पे भी मैंने आपको कराया है। संज्ञानात्मक डिसइक्विलिब्रियम वाला टॉपिक भी मैंने आपको वहां पे भी कराया है। और सामाजिक अंतःक्रिया वाला जो लेव वाइगोत्स्की वाला पॉइंट है वहां भी मैंने आपको कराया है। और जीन पियाजे वाले में भी मैंने आपको एक टॉपिक बताया है कि जब भी आप, मैंने ये नहीं लिखा है कि यही लाइन लिखी है, मैंने आपको हर बार क्लास में बताया है कि जब भी संज्ञानात्मक विकास करना है तो अंतःक्रिया अगर बच्चों में आपस में हो रही है तो बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होता है। तो ये वहां से आसानी से सॉल्व कर सकते थे सवाल। ये देखो सामाजिक अंतःक्रिया वाला पॉइंट, ज्ञान का निर्माण होता है, वहां से भी कर सकते थे आप। कह रहा है सवाल में कि किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव। देखो ये सवाल मैं क्लेम नहीं करूंगा क्योंकि सीखी हुई लाचारी वाला पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मैंने क्लास में नहीं कराया, बल्कि ये मेरी बुक में था। तो मैं बुक का क्लेम नहीं करूंगा क्योंकि बुक का मैंने वो पॉइंट नोट्स में भी नहीं दिया है, ना ही स्लाइड में दिया है आपको, तो ये मैं क्लेम नहीं करूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन अगर थोड़ा सा समझदारी से करते तो हो जाता। देखो कैसे कह रहा है कि किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी, क्या सीख रहे हो तुम? लाचारी। सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है? क्या गति पे पड़ेगा, सुनवाई पे पड़ेगा, ऊंचाई पे पड़ेगा? नहीं, दृढ़ता और प्रयास, आपके परसिस्टेंस एंड एफर्ट पे प्रयास पड़ता है। कैसे, इसको मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से लाइन जो मैं पढ़ूं उसको पढ़ना। देखो मनोविज्ञान में सीखी हुई लाचारी
ये किसका सिद्धांत है पता? मार्टिन सेलिगैम द्वारा दिया गया सिद्धांत है। ये सीखी हुई लाचारी का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है? मार्टिन सेलिगमैन। ये मैंने आपको क्लास में नहीं कराया है, इस वजह से मैं इसको क्लेम नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन कैसे सॉल्व हो सकता था? ये क्या कहता है कि व्यक्ति जब बार बार असफल होगा, ठीक है, नकारात्मक स्थितियों का सामना करेगा, तो मतलब बार बार नकारात्मक स्थितियों का सामना करने के बाद वो क्या ये मान लेगा कि किसी भी स्थिति पे उसका कोई भी नियंत्रण नहीं है, बार बार फेल हो रहा है, बार बार असफल हो रहा है, तो उसके मन में क्या आएगा कि हमारा अपने आप ऊपर कंट्रोल नहीं है, हमारा किसी भी स्थिति में नियंत्रण नहीं है। और जब किशोरावस्था में यह भावना उत्पन्न हो जाए तो चुनौतीपूर्ण या कठिन कार्य में दृढ़ता दिखाना और प्रयास करना बच्चा छोड़ देता है, क्योंकि किशोरावस्था में ही उसके मन में बैठ गया कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता है, तो वो प्रयास ही नहीं करेगा, वो एफर्ट ही नहीं डालेगा। तो ये वही हुआ, क्योंकि उन्हें सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है प्रयास करने के बाद, उनके मन में धारणा बैठ जाती है। तो यहीं से निकल के आता है सीखी हुई लाचारी। अब ये वो पॉइंट था जो मैंने आपको कराया नहीं, लेकिन ये सवाल आप कर कैसे सकते थे? यहां से जब मैंने आपको फ्रस्ट्रेशन पढ़ाया, वहां पे बताया है कि बार बार प्रयास करने पर भी लक्ष्य प्राप्त न होने से निराशा के रूप में बताया था इसको, कि फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या है, कुंठा का मतलब क्या है, कि बार बार प्रयास कर रहे हो फिर भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है, इस वजह से निराशा उत्पन्न होती है। और जब कुंठा चरम पे पहुंच जाती है तो व्यक्ति मान लेता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, और यही सीखी हुई लाचारी बन जाती है। ये मैंने आपको सीखी हुई लाचारी शब्द का यूज नहीं किया है कहीं भी क्लास में, क्योंकि मुझे पता है ना, पढ़ाया मैंने, तो मैंने सीखी हुई लाचारी शब्द का यूज नहीं किया है, इस वजह से इस सवाल को मैं क्लेम नहीं करता हूं। लेकिन मैंने कुंठा और फ्रस्ट्रेशन पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको समझाया था कि इस वजह से बच्चा फिर प्रयास ही नहीं करता है, एफर्ट ही नहीं लगाता, ये मैंने आपको समझाया था। तो अगर आप चाहते तो ये कर सकते थे, फिर भी चलो मैं इसको क्लेम नहीं करता हूं। पहला सवाल है, 30 सवालों में से सिर्फ एक सवाल ऐसा मिलेगा जिसको मैंने कहा है कि ये सॉल्व नहीं हो रहा था क्लास से, ठीक है। चल बुक दे देता तो बुक से तो सॉल्व हो जाता, डायरेक्ट सॉल्व होता वहां से, लेकिन बुक अभी मैं रिलीज नहीं कर रहा, उसकी प्रूफ रीडिंग कई बार करनी पड़ेगी, उसमें कई बार चीजें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बहुत प्यारी बुक बनी तो बहुत प्यारी है, लेकिन चेंज काफी करना पड़ रहा है उसमें। गर्मी की वजह से भी हालत खराब है बच्चा, यार क्या बताएं अब हम आप लोगों को। सीटेट का बहुत बढ़िया प्लान बनाया आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया। सीटेट जिसने कर लिया मेरे साथ, मैं सारे सब्जेक्ट्स की गारंटी तो नहीं लूंगा, लेकिन सारे सब्जेक्ट कराऊंगा जरूर आपको, और सारे सब्जेक्ट में 25 प्लस लाने की मैं आपको इस कंडीशन में ले आऊंगा, इस स्थिति में ले आऊंगा आपको कि आप सीटेट में 30 में, हर सब्जेक्ट में 30 में 25 से ज्यादा लाओगे, 25 से ज्यादा, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी, मतलब चाहे सोशल साइंस वाला पार्ट हो, चाहे साइंस वाला पार्ट, सब में 25 प्लस लाने की स्थिति में मैं ले आऊंगा आपको। लेकिन इसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बहुत प्यारा है वो, जिस दिन मैं रिवील करूंगा उस दिन आपको पता लग जाएगा। चलिए अभी तो यहां तक हुआ है, अगला सवाल भी देखते हैं सॉल्व हो रहा है या नहीं। कह रहा है किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव, सीखते सीखते ठहराव आ गया, प्लेटिव बन गया, अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है। ठीक है, ये कौन सा संकेत है? अमूर्तता बढ़ रही है, यानी कह रहा है कि आपने गणित सीखते सीखते क्या हो गया, अमूर्तता की तब बढ़ने लगे तो ठहराव आ गया। इसको कैसे सॉल्व कर सकेंगे? क्या स्थायी समर्थता थी, क्या पलटा गिरावट था, क्या विकासात्मक संक्रमण की कठिनाई थी, या सुदृढ़ीकरण की अनुपस्थिति यानी रीइंफोर्समेंट एब्सेंस था? बहुत ध्यान से समझते हैं इस सवाल को, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। पहले लाइन पढ़ो तब क्लैरिटी, आगे स्लाइड में देंगे तभी समझ में आएगा कि स्लाइड में मैंने आपको क्या समझाया था, यहां पे समझना जरूरी है। देखो अधिगम के पठार कब बताया था? अधिगम का पठार कब बनता है? जब भैया कार्य कठिन हो, काम कठिन होगा तो अधिगम का पठार बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, ठीक है। और पियाजे में मैंने आपको क्या बताया था, जीन पियाजे वाले में, कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार 11 से 15 वर्ष या उससे अधिक में फॉर्मल ऑपरेटिंग स्टेज शुरू होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था शुरू होती है, यानी अमूर्त थिंकिंग जिसको हम कहते हैं। यानी पठार कब बनता है? जब कठिन चीज आती है, और 11 से 15 की उम्र में अमूर्त चिंतन शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है अमूर्त चिंतन। और गणित जैसे विषयों में उच्च स्तर की अमूर्तता की आवश्यकता होती है। ध्यान से समझेंगे, गणित जैसे विषयों में उच्च स्तर की अमूर्तता की जरूरत है। यानी पठार क्यों बना? टॉपिक कठिन था, गणित कठिन विषय है, पठार बन गया। लेकिन 11 से 15 की उम्र में बच्चे के अंदर अभी अमूर्त चिंतन शुरू हुआ है, अमूर्त चिंतन अपने हाई लेवल पे नहीं पहुंचा, अभी तो शुरू हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि अमूर्तता गणित की आवश्यकता है।
क्योंकि गणित में तो हाई लेवल की अमूर्तता चाहिए आपको। तो किशोर समझने में संघर्ष करता है, इस वजह से ठहराव आ जाता है। तो इस नई अवस्था में, ध्यान से समझना, तो इस नई अवस्था में प्रवेश करने से उसकी विकासात्मक संक्रमण कठिनाई, यानी मूर्त चिंतन से अमूर्त चिंतन की ओर जाने में संघर्ष हो रहा है। यह सिर्फ शब्दों का खेल था जो एग्जामिनर ने यहां पे लिख दिया, विकासात्मक संक्रमण कठिनाई, डेवलपमेंट ट्रांजिशन डिफिकल्टी। सिर्फ एक शब्द का खेल था जिसकी वजह से आप इस क्वेश्चन को हो सकता ना सॉल्व कर पाए हो। यह सिंपल सा ये सवाल था कि विकासात्मक संक्रमण की कठिनाई देखने को मिली, मूर्त चिंतन से अमूर्त चिंतन की ओर जाने में संघर्ष नजर आया। यह वाला पॉइंट आपको समझना जरूरी, समझ आया? तो मूर्त से अमूर्त में जा रहा है ना बच्चा, अभी तो शुरू हुआ है अमूर्त चिंतन, तो अमूर्त में अच्छे लेवल तक जा रहा है, उसमें कठिनाई आ रही। दैट इज द पॉइंट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अगला कह रहा है सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है। पदानुक्रम को प्रोत्साहित करना, कक्षा में अलगाव, शिक्षार्थियों की रैंकिंग या पीयर कोलैबोरेशन। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भैया हमारा ए ऑप्शन क्यों सही है? देखो, सहयोगी अधिगम, अनुभव, सहयोगात्मक शिक्षण, ये सब सुनिश्चित करना ही तो टीचर का काम था। कोऑपरेटिव लर्निंग, सीधा सवाल, सिंपल सवाल, सॉल्व हो गया। अगला सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से क्या कम कर देता है? ध्यान से समझेंगे। अगर किशोरावस्था में किसी भी बच्चे को आप भावनात्मक इमोशनल सपोर्ट दे रहे हो, यानी आप उसकी इमोशनल काउंसलिंग कर रहे हो, तो उस बच्चे के अंदर से क्या कम हो जाएगा? उस बच्चे के अंदर से डर, चिंता और भ्रम, ये कम हो जाएगा। और ये कहां पे लिखा है? आप अगर टॉपिक 2 पढ़ोगे जाके और टॉपिक 3 पढ़ोगे, वहां पे मैंने आपको, जब टॉपिक 2 स्लाइड में नहीं लगा पाया जल्दी में, थोड़ा सा इसकी मैं स्लाइड दिखा देता आपको, कोई दिक्कत नहीं। टॉपिक 2 में जब मैंने आपको जी स्टेनले-हॉल वाला कथन पढ़ाया था कि किशोरावस्था में दबाव, तनाव, तूफान नजर आता है, तो इस समय संवेगात्मक अस्थिरता सबसे अधिक पाई जाती है, बच्चों में इमोशनल इनस्टेबिलिटी पाई जाती है। तो वहां पे मैंने आपको बताया है क्लास में कि अगर बच्चे को इमोशनल सपोर्ट दिया जाएगा तो उसको किसी भी तरीके की चिंता, भय वगैरह नहीं होती है। ये टॉपिक 2 आप पढ़ना, टॉपिक 2 की क्लास ओपन करके देखना जाके, वहां पे मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ाया है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, तो वहां से सवाल सॉल्व हो सकता था। नहीं पढ़ा तो टॉपिक 3 अगर आपने पढ़ा होता तो वहां से भी सवाल सॉल्व हो सकता था, क्योंकि वहां पे मैंने आपको एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत पढ़ाया है, जहां पे मैंने बताया बच्चा जो होता है किशोर बालक, वो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन का नाम दिया, उसको पहचान का संकट है भैया, वो भ्रमित रहता है। तो जब उसको इमोशनल सपोर्ट मिलता है तो उसका ये भ्रम दूर होता है। ठीक, तो ये सवाल भी आप सॉल्व कर सकते थे आसानी से अगर आपने क्लास पढ़ी है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपने क्लास पढ़ी है तो सॉल्व कर पाते। सिर्फ और सिर्फ 10, 20, 25 पेज के नोट्स से सवाल सॉल्व हो जाए, ये अपने आप में बहुत चैलेंज होता है। और जब इस तरीके का पेपर हो, जहां पे फैक्ट पूछे ही ना जाए, जहां पे परिभाषा पूछी ही ना जाए, जहां पे बुक्स पूछी ही ना जाए, कठिनाई तो मिलेगी पेपर में। हल्का मैं कह सकता हूं थोड़ा सीटेड की तरफ टिल्ट किया है इस पेपर को, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आए हैं, मानना पड़ेगा, अच्छे सवाल आए हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, ग्रुप प्रोजेक्ट इनहेंस लर्निंग बाई, यानी ग्रुप प्रोजेक्ट किसके द्वारा सीखने को बढ़ावा देता है? ग्रुप प्रोजेक्ट किसके द्वारा सीखने को बढ़ावा देता है? नकल को बढ़ावा देके सीखने को बढ़ावा देता है? नहीं। सोचने को कम करके बढ़ावा देगा? नहीं। व्यक्तिगत प्रयास को समाप्त करके बढ़ावा देगा? नहीं। तो तीनों ऑप्शन गलत है। कॉमन सेंस का सवाल था, ऐसे करके आ सकते थे भैया, जब ग्रुप प्रोजेक्ट जो होता है वो शेयर्ड रीजनिंग इंकरेज करता है, रीजनिंग को, आपस में तर्क को साझा करने की बात करता है। अगर आपने प्रोजेक्ट विधि पढ़ी है तो वहां पे मैंने आपको बताया है एक्सपीरियंस ओरिएंटेड वाला पॉइंट, लर्निंग बाय डूइंग वाला पॉइंट, समस्याओं का समाधान स्वतंत्र रूप से कार्य करके, सहनशील सहानुभूति, ये सारी चीजें तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे सवाल। ठीक है, डायरेक्ट लाइन नहीं लिखी है जो आपके क्वेश्चन में आई है, लेकिन इसको समझ के वो सवाल सॉल्व ना हो ऐसा नहीं था, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे आप लोग। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो लिखा भी है टॉपिक 6 और टॉपिक 11,
जहां पे प्रोजेक्ट विधि वाला पॉइंट मैंने आपको बताया ही है, जहां पे सामाजिकरण पे जोर दिया जाता है। तो सामाजिकरण का क्या मतलब है? सामाजिकरण का मतलब तो यही है ना कि आप आपस में किस पे जोर दे रहे हो। ये देखो सामाजिकरण किस पे जोर दे रहे हो? अंतः क्रिया पे, शेयर करने पे, एक दूसरे को तर्क साझा करो। तो ये वही पॉइंट है, तो आप वहां से सॉल्व कर सकते थे। कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात तो हमने टॉपिक 6 में पढ़ी ही है पूरी तरीके से। अनुकूलित गृह कार्य क्या दर्शाता है? एडॉप्टेड होमवर्क डेमोन्स्ट्रेट क्या दर्शाता है? अनुकूलित गृह कार्य क्या दर्शाता है? शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन लर्नर नीड्स। यानी पूर्वाग्रह दिखाता है? नहीं। अपेक्षाएं कम दिखाता है? नहीं। कक्षा में अलगाव दिखाता है? नहीं। अनुकूलित गृह कार्य दिखाता है कि शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के आधार पर हमें विभेदित अनुदेशन करना चाहिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रूमेंट फॉलो करने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आपको याद होना चाहिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको कराया है, याद है? गृह कार्य वाला, शिक्षण को छात्रों की क्षमता और रुचि के अनुसार बनाओ, उन्हें होमवर्क भी दो तो उन्हीं के अनुसार दो। तो ये वही पॉइंट है। आप टॉपिक 4 से भी ये सवाल सॉल्व कर सकते थे, और टॉपिक 12 में इंक्लूसिव एजुकेशन, जहां पे इक्विटी वाला पॉइंट था, उसके बेस पे भी आप ये सवाल सॉल्व कर सकते थे। ठीक, देखो प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता दो, उस तरीके से गृह कार्य दो, वगैरह वगैरह। कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र किस सीमा का प्रदर्शन करता है? मतलब आपने बच्चे को बहुत ज्यादा उसकी आलोचना कर दी, उसको क्रिटिसाइज कर दिया, तो बच्चे के अंदर क्या आ जाएगा? कौन सी भावना आ जाएगी? तो बच्चे के अंदर जेडपीडी आएगा? नहीं। अंतर्दृष्टि अधिगम आ जाएगा? नहीं। सकारात्मक उसके अंदर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा? नहीं। जब आपने उसको इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया, बच्चे को आपने इतनी ज्यादा आलोचना कर दी बच्चे की, तो बच्चा तो भैया दंड आधारित हो गया, परेशान हो गया वो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दंड आधारित नियंत्रण। आपने बच्चे को कंट्रोल किया है, पनिशमेंट ट्रेनिंग में लाए हो कि किसी अनुक्रिया या व्यवहार को समाप्त करने का प्रयोग करना। यानी जब आप बच्चे को पनिशमेंट, ने आपको पढ़ाया है कि जब आप बच्चे को पनिशमेंट देते हो तो उसके थ्रू आप किसी एक उसकी आदत को खत्म कर रहे हो, आदत को दूर कर रहे हो। तो कई बार जैसे बच्चे की आदत है कि वो होमवर्क नहीं करता है, तो आपने उसको दंड दिया तो उसकी वो आदत दूर हो गई, तो वो होमवर्क करने लगा। तो ये वही सवाल है कि कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद करने वाले छात्र निम्नलिखित में किस सीमा का? तो दंड आधारित। ठीक। किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है, यानी ऑटोनॉमी की जरूरत होती है, थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि वे बच्चे हैं? नहीं। क्योंकि वे स्वतंत्रता चाहते हैं? वे प्रतिक्रियाओं पर निर्भर हैं? उनके पास तर्क की कमी है? नहीं। वे प्रतिक्रियाओं पर निर्भर हैं? ऐसा नहीं है। उनके पास तर्क की कमी है? ऐसा नहीं है। वो स्वतंत्रता इसलिए, वो ऑटोनॉमी इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो फ्रीडम चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मसम्मान, समाज सेवा, नेतृत्व कौशल, ये सारी चीजें, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब भावनाएं बच्चों में जब प्रबल होती हैं तो वो नेतृत्व कब कर पाएंगे? वो सेल्फ कंट्रोल कब कर पाएंगे? जब उनको खुद के ऊपर ऑटोनॉमी हो, स्वतंत्रता हो। और बच्चे को कई बार पहचान का भी संकट होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस भी होती है। इस वजह से बच्चा ये चाहता है कि हमें फ्रीडम मिले। तो ये वहां से पॉइंट निकल के आया है। ठीक है, ये देखो टॉपिक 2 में मैंने आपको बताया बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच संक्रमण काल होता है, और इस उम्र में आत्मसम्मान और नेतृत्व की भावना प्रबल होती है। और आत्मसम्मान चाहिए, नेतृत्व स्थापित करना है, तो भैया स्वतंत्रता तो चाहिए ही होगी। तो ये वहीं से लिंक बना है कि जब बच्चा आत्मसम्मान चाहेगा, थोड़ा सा सम्मान चाहेगा, तो उसके लिए उसको स्वतंत्र होना जरूरी है। तो ये वहां से सॉल्व कर सकते थे आप सवाल बहुत आसानी से। ठीक, अगला सवाल भी देखते हैं कहां से सॉल्व हो रहा है, कैसे सॉल्व हो रहा है। ये जो मैंने लिखा है ये मैं लिख के लाया हूं ताकि आपको मैं बता सकूं। यहां टॉपिक 2 में आप जाओगे, वहां से सॉल्व हो जाएगा। टॉपिक 3 में आप जाओगे, ये नोट्स में सब नहीं लिखा है, लेकिन क्लासेस में अगर आप टॉपिक 2 टॉपिक 3 देखोगे तो वहां पे समझ जाओगे आप कि हाँ यही आंसर होगा। स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को निम्न तरीकों से प्रभावित करता है। प्रतिक्रियाओं द्वारा नहीं, केवल जीन, सहज प्रवृत्ति। भैया पाठ्यक्रम शिक्षक संवाद। क्यों? क्योंकि भैया ट्राइपोलर प्रोसेस है, त्रिमुखी में शिक्षक भी आता है, शिक्षार्थी भी आता है और पाठ्यक्रम भी आता है। ध्यान रखेंगे। और माइक्रो सिस्टम में भी मैंने बोला है कि बच्चे को अगर प्रभावित करना है, देखो अगर स्कूल के वातावरण बच्चे के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं तो ये भी आता है उसमें, परिवार, मित्र, पड़ोस, शिक्षक, ये सब वातावरण के अंतर्गत ही आते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको अब। क्लियर? तो ये आप टॉपिक 9 से भी ये सवाल सॉल्व कर सकते थे, टॉपिक 2 से भी ये सवाल सॉल्व हो रहा है, टॉपिक 3 से। इन तीनों को अगर आपने पढ़ा है सही से तो बहुत आसानी से सवाल सॉल्व कर सकते थे। ठीक, चलिए
अगला सवाल कह रहा है अवधारणा मानचित्र जैसी शिक्षण रणनीतियां किसको बढ़ावा देती हैं? तो ये रिफ्लेक्स एक्शन, सरफेस रिकॉल, पैसिव लर्निंग यानी निष्क्रिय अधिगम, इन सबको नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज को बढ़ावा देती हैं, यानी नॉलेज को संगठित करना, अन्वेषण करना, इसको। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो। अवधारणा मानचित्रण वाला टॉपिक आप पढ़ोगे तो वहां पे मैंने बताया है कि जो बिखरी बिखरी हुई जानकारियां होती हैं उनको आपस में जोड़ना, उनको ऑर्गेनाइज करना, यही मतलब, यानी माइंड मैप ज्ञान को ऑर्गेनाइज करता है, नॉलेज को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक, 29 नंबर सवाल कह रहा है कि एक कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है। भैया वो सामाजिक चिंता है उसके अंदर और ग्रुप कार्य से बच रहा है, अवॉइड कर रहा है ग्रुप वर्क को, तो सबसे प्रभावी रणनीति क्या होगी कि उसको ग्रुप कार्य में लेकर आओ। क्या उसको छूट दे दोगे? नहीं। क्या उसको उसकी आलोचना करोगे? गलत। क्या उसको तुरंत भागीदारी के लिए मजबूर करोगे? नहीं, बल्कि सहपाठियों के साथ धीरे धीरे भागीदारी में बढ़ावा दो कि धीरे धीरे आओ। तो कॉमन सेंस से सवाल सॉल्व किया जा सकता था, इसके लिए किसी नोट्स की जरूरत नहीं थी। फिर भी मैंने आपको देखो यहाँ पे सहभागिता, सहयोग और लचीलापन वाला पॉइंट बताया है। समावेशन वाले पॉइंट में भी ये पॉइंट मैंने बताया हुआ है, आप वहां से कर सकते थे। ये देखो शिक्षण विधियों में भी मैंने ये पॉइंट बताया है, शिक्षक को बाल केंद्रित विधियों का प्रयोग करना चाहिए, ग्रुप लर्निंग को प्रमोट करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए, तो ये वहां से सवाल सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। लास्ट सवाल, अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधाकार को किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? मैं फिर कह रहा हूं, अगर अलग अलग समूहों के बीच टकराव हो जाए क्लास में, एक समूह का बच्चा है, दूसरे समूह का बच्चा है, तीसरे समूह का बच्चा है, सब अलग अलग बच्चे बैठे हैं और आपस में तुमने कर दिया भैया टकराव, करा दिया युद्ध, हो गया आपस में घमासान, तो जब भैया आपस में टकराव हो जाए तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या शिक्षक को अधिकार का प्रभुत्व लगाना चाहिए? नहीं। क्या शिक्षक को परिहार करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए? नहीं। क्या शिक्षक को इस छात्रों को स्कूल से ही भगा देना चाहिए? नहीं, बल्कि शिक्षक को करना चाहिए कि शांत एवं सम्मानजनक चर्चाएं करे। और ये पॉइंट मैंने आपको बताया है कि शिक्षक विद्यार्थियों की रुचियों का सम्मान करते हुए लोकतांत्रिक वातावरण में कार्य करे। तो ये वही पॉइंट है, सम्मानजनक काम करते, समझाओ उन्हें, और सभी विद्यार्थी समूह में चर्चा करें तो हर विद्यार्थी को प्रत्येक अवसर मिलना चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थी को अवसर मिलना चाहिए कि वो अपने विचार रख सके। तो ये सवाल वहां से सॉल्व कर सकते थे कॉमन सेंस से। तो टॉपिक 19 वाला पॉइंट यानी प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक भूमिका से सॉल्व हो रहा है, समावेशी शिक्षा से भी सवाल सॉल्व हो रहा है। तो दीज आर द 30 क्वेश्चंस 2 जुलाई शिफ्ट 1 पेपर का सीडीपी के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। 30 में से 29 सवाल आप क्लासेस से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। 29 नहीं तो 1-2 मैं और कम कर दूंगा, थोड़ा सा टफ थे। 28 से 27-28 सवाल आप बहुत आसानी से कर सकते थे, बहुत आसानी से। सरल सवाल थे, क्लासेस में समझाया था मैंने आपको, सॉल्ट नोट्स भी दिए थे, टेस्ट भी कराए थे। अगर मैं यहाँ पे टेस्ट के स्क्रीनशॉट लगाता तो डायरेक्ट वो स्टेटमेंट भी देखने को मिलते, वो लाइन भी देखने को मिलती जो आपके पेपर में आई हैं। क्यों? क्योंकि टेस्ट को मैंने इस तरीके से बनाया ही था कि थोड़ा सा चेंज देखने को मिले। चलिए मिलते हैं हम लोग पेपर 2 जो सेकेंड पाली में हुआ है उसके सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, शाम तक मिलेंगे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखना। और एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि जो बच्चे सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं प्लीज कमेंट, टेलीग्राम की चैनल की लिंक यूट्यूब चैनल की बायो में दी है, आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, शिक्षा सारथी सर्च करोगे तब भी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल। वहां पे मैंने सारे टेस्ट अपलोड करके रखे हैं, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट है आप कमेंट कर लो। और जैसे ही कुछ बच्चे और जुड़ जाएंगे मैं एक ग्रुप बना दूंगा जहां पे आपस में हम सब डिस्कशन किया करेंगे। और सीटेट के लिए जो मैंने प्लान किया है मैं आपको ये जरूर इंश्योर करूंगा, जैसे मैंने यूपी टेट में आपको गारंटी दी थी कि आप 25 से ज्यादा सवाल तो आसानी से सॉल्व करके आओगे, वही हुआ। 30 में से 28 से 29 सवाल आप आसानी से सॉल्व कर पा रहे थे। वैसे ही मैं सीटेट के लिए भी आपको कहता हूं, जिस दिन सीटेट का मैं कोर्स लॉन्च करूंगा, सीटेट का एक सरप्राइज लॉन्च करूंगा, उस दिन सीटेट में ज्वाइन होने वाले बच्चों को मैं जरूर इंश्योर करूंगा कि अगर आपने सीटेट मेरे साथ पूरा पढ़ लिया, जिस तरीके से मैंने आपको कराया उस तरीके से, हर सब्जेक्ट में आप 25 से ज्यादा नंबर लेकर आओगे, हर सब्जेक्ट में। क्योंकि उस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा ही आपको, समझाऊंगा ही आपको, टारगेट ही उस तरीके से बनाऊंगा। नया ही प्लान है एकदम, आज तक सीटेट में आपने देखा नहीं होगा ऐसा प्लान, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के नहीं होगा यार, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है।
चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग क्लास को एंड करते हैं। और कोई डाउट हो आप बताइएगा, जल्दी से ग्रुप ज्वाइन कर लो और यार सभी दोस्तों तक पहुंचा दो। इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं तो इतना तो रिवॉर्ड मेरे लिए दे दो यार, मेरा भी मोटिवेशन कुछ बन जाए। बाह्य मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन पढ़ाना अच्छा लगता है, बाह्य मोटिवेशन आप लोग कमेंट अच्छे करते हो इस वजह से। एक और मोटिवेशन दे दो, शेयर कर दो यार सभी तक। आप लोग शेयर कर दोगे तो पता नहीं हम लोग कुछ ही दिन में बहुत बड़ा परिवार हम सबका बन जाएगा, शिक्षा सारथी का एक प्यारा सा परिवार बनेगा। तो चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।